ओके हेलो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है प्लेन। ठीक है, प्लेन और स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोग जो जनरली सिस्टम यूज़ करते हैं किसी पॉइंट को या स्पेस को डिफाइन करने के लिए वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जनरली और भी तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं पर सबसे कॉमन हम लोग कार्टेशियन यूज़ करते हैं, जिसमें एक्स, वाई और जेड हमारे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं ताकि फिर हम लोग इस प्लेन चैप्टर को शुरू कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस हैं। ठीक है, अब मैं अगर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, और इस जनरल पॉइंट को अगर मैं मार्क करूँ किसी वेक्टर से विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ कमरे में बैठा हूँ और ये मेरे पास एक बॉटल है कमरे में। ठीक है, और मुझे इस बॉटल की लोकेशन डिफाइन करनी है। तो अब इस बॉटल की लोकेशन को मुझे कहना है भाई यहाँ रखी है, वहाँ रखी है, किधर भी रखी है, तो उसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ये ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इस बॉटल की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो ये एक्स, वाई, जेड हमने तीन कोऑर्डिनेट्स चूज़ किए, इनका मतलब क्या हुआ समझते हैं थोड़ा सा। एक्स, वाई और जेड जो है ये हमें बताता है कि हम लोग एक्स में, वाई में और जेड में कितना चलने के बाद इस पॉइंट तक पहुँच गए। बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है हमारी। जैसे लेट्स से कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 1, 2, 3 पे इस बॉटल को मार्क कर देता हूँ इस कमरे में कहीं पे, तो अगर मैं कहता हूँ ये बॉटल मेरी 1, 2, 3 पे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स में 1 चला, वाई में 2 चला और जेड में 3 चला, तो मैं इस पॉइंट तक पहुँच गया। फाइन, ठीक है। अब देखते हैं ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम है हम लोग को आर वेक्टर लिखना आना चाहिए। ठीक है, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे ये आई जे के क्या है, ये आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स, वाई, जेड के अलॉन्ग हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो है हमारे आई जे के। ठीक है, तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। आर वेक्टर क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। फाइन, अब देखिए, तो मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉइंट है 1, 2, -3 और मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो मेरा पॉइंट ए है, तो ओ ए का मतलब हुआ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर। फिर से बोलता हूं मैं, ओ ए का मतलब हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमारे 1, 2, 3 हैं, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोगों ने सिंपली किसी भी कोऑर्डिनेट का एक ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे अगर किसी भी पॉइंट को, जनरल पॉइंट को ए बी सी, उसका किसी भी जनरल पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, कुछ नहीं करता हूँ मैं, सिंपली आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये चीज़ समझ में आती है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर मान लेते हैं कि मुझे इसी पॉइंट का, इसी ए पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना हो विद रिस्पेक्ट नॉट टू ओरिजिन बट अनदर पॉइंट,
वो इंपॉर्टेंट समझना, वो देख लेते हैं जरा एक बार। देखिए ये ए और बी है, ठीक है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मुझे अगर ए का पोजीशन वेक्टर लिखना हो आर ए, तो कैसे लिखूंगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और उसी प्रकार से अगर मुझे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो मैं लिखूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। फाइन। लेकिन ये और ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ओ ए एंड ओ बी वेक्टर। ये हमारा ओ बी वेक्टर है और ये मेरा ओ ए वेक्टर है। द पॉइंट कम्स हियर कि अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना हो, यानी कि इस वेक्टर को, ये मेरा ओ ए वेक्टर है, ये मेरा ओ बी वेक्टर है, मुझे ये वेक्टर लिखना है ए बी वेक्टर। मैं ये कैसे लिखूंगा, इसको लिखने के लिए सिंपल सा फंडा है दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। फाइन। तो कैसे करेंगे, सिंपली बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना है, आपको किसी एक को पकड़ना है और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल। यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये मेरा आ गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब इस बी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर मेरा ए बी वेक्टर हो गया। तो करना क्या होता है, सिंपल फंडा है, आपको जिस पॉइंट का वेक्टर लिखना है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, आप बस उसके कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपली आपका आ जाता है आंसर। ठीक है, ए बी वेक्टर। ये बहुत जरूरी था हमको जानना, बिकॉज हम लोग जब प्लेन की इक्वेशंस और लाइन के इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे ये फंडा बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है प्लेन। अब जरा इसको शुरू करते हैं। वो तो एक ओवरव्यू था, हमें पता होना चाहिए कि जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनका पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं। बाकी और जो बेसिक बातें होंगी वो हम लोग साथ साथ पढ़ते पढ़ते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है प्लेन। प्लेन आखिर है क्या? ये मेरे पास एक शीट है, ये एक मेरा प्लेन है। क्या ये प्लेन है या ये प्लेन है? डेफिनेटली ये कर्व्ड सरफेस है और ये एक प्लेन सरफेस है। तो जनरली हम लोग देख के बता सकते हैं कि भैया प्लेन है क्या। एक लैपटॉप की स्क्रीन प्लेन है, लेकिन एक फुटबॉल की सरफेस प्लेन नहीं है, देख के हमने बता दिया। लेकिन मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आप बहुत आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि अगर मैं किसी सरफेस पर, क्योंकि प्लेन भी एक सरफेस है, तो एनी सरफेस जहाँ पे हम लोग कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ले लें, हमने कोई सरफेस ली और हमने दो रैंडम पॉइंट ले लिए, उन दोनों रैंडम पॉइंट को मैं ज्वाइन कर गया। ठीक है, सरफेस ली, दो रैंडम पॉइंट लिए, उनको मैंने ज्वाइन किया। उनको ज्वाइन करने वाली जो अगर लाइन है, उस लाइन का हर एक पॉइंट अगर उस सरफेस पे लाई करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो एक प्लेन है, वो सरफेस एक प्लेन है। एग्जांपल के तौर पे जैसे सिंपली मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है, ठीक, ये कोई सरफेस है, कर्व सरफेस है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसको अगर आप मैं ऊपर तरीके से देखूं, यहां से देखूं इस तरीके से, तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये एक्चुअली में आपको समझना आना चाहिए कि ये इसके नीचे से इंटरसेक्ट होके जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स इसके नीचे से। मतलब समझिए कि एक पेपर है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, मैंने एक पॉइंट ये चूज़ किया, एक पॉइंट ये चूज़ किया, और जो मैंने पॉइंट ज्वाइन किए तो लाइन जो है वो इसके बीच से होते जा रही है, ऐसे होते जा रही है, इधर से बीच से होते हुए। क्योंकि इस लाइन के सारे पॉइंट्स इस सरफेस पे लाइन नहीं कर रहे, तो ये एक प्लेन नहीं। वहीं पे अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ प्रॉपर, मैंने एक प्लेन ले ली और यहाँ पे मैंने कोई भी दो पॉइंट चूज कर लिए, अब मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा इस लाइन के सारे पॉइंट इस प्लेन पर ही लाई करेंगे, तो ये सरफेस एक प्लेन है। तो ये एक जनरल तरीका होता है एक प्लेन को डिफाइन करने का मैथमेटिक्स की दुनिया में। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको लिखेंगे कैसे?
किसी प्लेन को हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे? तो किसी भी प्लेन को लिखने का जनरली हम लोग कई तरीके से सीखेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो सबसे सिंपल जो फॉर्म है वो है हमारा वेक्टर फॉर्म। वो कैसे लिखते हैं उसका फंडा समझिएगा। मैं हर तरह के फॉर्म्स का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, आपको बस फंडामेंटली पता होना चाहिए कि ये फॉर्म है और इसको ऐसे लिखते हैं, वो आना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए, जैसे लेट्स से कि मेरे पास ये कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड, और मैंने इस प्लेन पे कोई भी जनरल पॉइंट पी ले लिया, एनी जनरल पॉइंट पी, ये प्लेन पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, और ओरिजिन से मैंने एक वेक्टर ले लिया आर वेक्टर। ये आर वेक्टर जो है वो इस प्लेन पे किसी भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको हर टर्म का मीनिंग समझ आना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मूला देख के जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस हर टर्म का मीनिंग क्या है। ये आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आर वेक्टर इस प्लेन पर जनरली किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है। फिर से बोलता हूं मैं, ये आर वेक्टर इस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हमें दुनिया में कोई भी प्लेन दिया हो, उसका अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है, मुझे दो बातें मिनिमम पता होनी चाहिए। दो से ज़्यादा पता है तो ठीक है भाई, लेकिन मिनिमम हमको दो बातें आनी चाहिए उसके बारे में। एक, जिस पॉइंट से वो प्लेन पास कर रहा हो। दूसरा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाए जिसके थ्रू वो प्लेन पास कर रहा है, और दूसरा उस प्लेन की डायरेक्शन पता हो जाए, तो मैं दुनिया में किसी प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रहा है, जिसके थ्रू प्लेन पास कर रहा है, तो ए पीस हमको मिल गई। सेकंड चीज हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक एन कैप, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो मेरे पास दो चीजें आ गई हैं। एक तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया जिससे प्लेन पास कर रहा है, दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखूंगा समझिएगा। अगर मैं कहीं से ए पी वेक्टर का पता लगा लूं, एनी हाउ अगर मुझे ये ए बी वेक्टर मिल जाए तब मेरा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा समझिए। तो पहला पर्पस है मुझे ए पी वेक्टर निकालना है, ए पी वेक्टर। और हमने सीखा है अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हों तो उनका जोड़ते हुए जो वेक्टर होती है उसका पॉइंट कैसे लिखते हैं, हमने अभी सीखा। ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर माइनस इस ए का पोजीशन वेक्टर, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूं। ये ए वेक्टर और कुछ नहीं है, ये ओ ए वेक्टर है, मतलब जो पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है। तो हमने अभी सीखा था इससे पहले कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हों तो किसी एक पॉइंट का वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं p माइनस ए। तो p वेक्टर का पोजीशन वेक्टर और a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको AP वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिए, ये हमको AP वेक्टर मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये P तो जनरल पॉइंट है P। तो मान लेते हैं कि अगर मैं इसी प्लेन को देखूं और मैंने अगर P की जगह कोई और पॉइंट ले लिया होता, और ये A तो मेरा फिक्स ही है। देखिए, A पॉइंट फिक्स है मेरा, A पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, वो हमको दिया रहेगा, वो हमको नोन रहेगा। लेकिन ये जो हमने अलग अलग पॉइंट लिया ना, P प्राइम, P डबल प्राइम, ये सब जनरल पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स को मिला के हमको प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हमको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो AP वेक्टर, AP डैश वेक्टर, AP डबल प्राइम वेक्टर, ये जितने वेक्टर्स हमने बनाए, क्या ये सब प्लेन पर ही नहीं लाई करेंगे? जाहिर सी बात है, ये सारे वेक्टर प्लेन पर ही लाई करेंगे। समझिए इस बात को, ये सारे वेक्टर जो हैं ये सब प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लाई कर रहे हैं भैया, सिंपल सी बात है। OP वेक्टर क्या था हमारा, R वेक्टर, और OA वेक्टर क्या था हमारा, OA वेक्टर, A वेक्टर। ये वेक्टर इस प्लेन पर ही लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे वेक्टर प्लेन पर लाई कर रहे हैं। और ये जो n वेक्टर था हमारा, या फिर n कैप आप कह लीजिए, नॉर्मल वेक्टर, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है ये n कैप जो होगा वो इन सारे वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। ये वेक्टर अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो इन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर भी होगा। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है बाय द रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एनी वेक्टर इफ परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, दिस इंप्लाइज उन वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। सही बात है। तो ये वेक्टर्स क्या हैं, ये सब प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सारे वेक्टर प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं। मैं एक एक P पॉइंट चूज करता रहूंगा, AP बाय और AP प्राइम निकालता रहूंगा,
तो हमको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि ए पी वेक्टर डॉट दिस एन कैप विल गिव यू 0। यही है हमारी प्लेन की इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन का, प्लेन का। कैसे मिली, समझ में आया? मैं हर तरह की इक्वेशन को ड्राइव नहीं करूंगा, ये बेसिक इक्वेशन थी, हमको पता होनी चाहिए थी कि हम लोग प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं मैथमेटिकली। ठीक है, अच्छा ए पी वेक्टर है क्या? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से हमने लाए, डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको आपको याद करना है। अब देखिए कितना मजेदार चीज़ है ये। आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया रहेगा जिससे प्लेन पास हो रहा है, और आपको उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल दिया रहे, तो आप उस प्लेन की इक्वेशन को ऐसे निकाल सकते हो। सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझेंगे हम लोग इस चीज को। देखिए क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1, 2, 3 and perpendicular to a line फाइव के कैप। ठीक है, हमको एक पॉइंट दिया है जिससे प्लेन पास कर रही है, और ये प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उसका जो नॉर्मल है उस लाइन के पैरेलल है, सॉरी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि मेरे पास जो प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन जो हमको दी हुई है एल, ठीक है, और ये पॉइंट हमको दिया हुआ है 1, 2, 3। तो हमको पता है प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, एन कैप क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 5k, और हमारा ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हमको लिखना आता है 1, 2, 3 है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो आर वेक्टर हमारा जनरल वेक्टर ही है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट, आपको इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 3 प्लस 4 × 2 8 प्लस 5 3 15, इसको ऐड करिए तो आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 15 3 11 20। क्या बात है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में भी पॉज ले रहा है। खैर, तो ये हमारी आ गई इस प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कितना आसान था। हमको एक पॉइंट दिया है, हमको लाइन दी हुई है जो नॉर्मल की डायरेक्शन बता रही है। देखिए, दो बातें बतानी चाहिए थी, एक तो पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा है, दूसरा एक ऐसी लाइन जो हमको दिखा दे नॉर्मल का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर हमको नॉर्मल का डायरेक्शन पता है, क्या नॉर्मल का अगर हमको डायरेक्शन पता है और हमें पॉइंट पता है जिससे प्लेन पास हो रही है, तो हम उस प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए रहेंगे, अलग अलग तरह से हमको घुमाता रहेगा, लेकिन हमको मेन मकसद है हमको ये दोनों पॉइंट्स पता होनी चाहिए। ये दोनों पता है तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक स्टेप और आगे पढ़ते हैं। ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म थी हमारी है। अब जरा इस आर वेक्टर को अगर मैं जनरल वेक्टर मान लूँ, लेट्स से अगर मैंने इस आर वेक्टर को ऐसे लिखा है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और अब मैं अगर इसको इस इक्वेशन में पुट करूं, करके देखते हैं। देखिए, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, xi प्लस yj प्लस zk डॉट ये हमारा वेक्टर इज इक्वल टू 26। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या हो जाएगा? x इंटू 3 मतलब कि 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल 26। ये क्या आ गई? ये है हमारी प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। तो हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ा और वहीं से हमने कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन निकाल लिया। ठीक है, तो आपसे अगर वेक्टर फॉर्म पूछा हो तो वेक्टर फॉर्म निकाल लीजिए, कार्टेशियन पूछा हो कार्टेशियन बता दीजिए। फंडा वही है कि हमको एक पॉइंट पता होना चाहिए जिससे प्लेन पास हो रही है, और दूसरा नॉर्मल का डायरेक्शन पता होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि प्लेन
के इक्वेशन लिखते कैसे हैं इन कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ जनरल बात कर लेते हैं कि समरे में हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा प्लेन का, जो कि है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। यहीं पे अगर आर को आप एक्स वाई जेड रख दोगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा, जो कि है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये इसकी कार्टेशियन y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिंपली पूछूं तो 1 2 3 और 2 माइनस 3 0, मुझे इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। खड़ाक से निकालेंगे यहाँ से यूज करके। कुछ ना करिए, आप एक पॉइंट को पकड़ लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसके रिस्पेक्टिव पॉइंट से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। आपने कर दिया तुरंत से 1 प्लस 25 प्लस 9 का स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, बहुत आसान है। कोई भी दो पॉइंट दिया हो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो तुरंत तुरंत। ठीक है, ये पॉइंट पकड़िए, सब्ट्रैक्ट करिए, स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट निकालिए। फाइन। अच्छा, कमिंग बैक। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग जो हम लोग पढ़ने वाले थे। जो टॉपिक है वो आप डाल लीजिए, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डीआरस एंड डीसीज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डीआर और डीसीज क्यों निकाल रहे हैं, इसका हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि किसी भी वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है तो मैं उनके डीआर और डीसीज देखूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया उनका डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताइए कि ये प्लेन का परपेंडिकुलर किस तरफ जाएगा। तो कुछ नहीं, अगर हम उस प्लेन के नॉर्मल का डीआर या डीसी निकाल लेंगे हमको पता चल जाएगा कि भैया डायरेक्शन क्या है उसके नॉर्मल की। तो जनरली किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो निकालने के लिए डीआर या डीसीज निकालते हैं। ये होते क्या है, पहले हम लोग जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको निकालना सीख जाएंगे। जैसे मेरे पास ये मेरा अगेन कार्टेशियन सिस्टम है मेरा, वापस लेते हैं इसको, एक्स वाई एंड जेड, और ये कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस? ध्यान सुनिएगा, जो वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर किसी ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। अब इस वेक्टर का जो एंगल है वो ये बनाएगा इन तीनों एक्सिस के साथ। ठीक है, जैसे ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर। यही वेक्टर वाई के साथ बना रहा है एंगल बीटा, और यही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल गामा। तीन वेक्टर्स बना रहा है ये, सॉरी तीन एंगल्स। ये वेक्टर इन तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में तीन एंगल्स सबटेंड कर रहा है। एक्स एक्स के साथ ये वेक्टर बना रहा है अल्फा एंगल, वाई के साथ बीटा एंगल, जेड के साथ गामा एंगल। इन एंगल्स के कोसाइंस को ही हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दैट्स इट, डीसीज। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है किसी वेक्टर का उनके एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड हो रहा है उनका कोसाइंस, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस। फाइन, ठीक है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस हमारे होते हैं। अब इनका फायदा क्या हुआ भाई? डायरेक्शन कोसाइन से पहले अगर हम लोग ये जान लें कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, तो डीआर से डीसीज निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है, दोनों ही आपस में तालमेल बनाते रखते हैं, लेकिन डीआर से निकालना बड़ा आसान होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, लेट्स से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5j। ये कोई वेक्टर लिखा मैंने, ये मैंने वेक्टर लिखा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब मुझे अगर निकालना हो कि इसी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइंस है
या डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, कैसे निकलेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जरा इसे जल्दी से डायरेक्शन रेशियोज लिख लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन रेशियो लिखने का बस तरीका होता है कि आप बस इसके कोफिशिएंट लिख दो, बस दैट्स इट। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। इसी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो कैसे निकलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं डायरेक्शन रेशियो को लिखना है और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, इसको मैं OA लिख देता हूं, उसे डिवाइड कर देना है, तो ये आपको मिल जाते हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखना हो, कुछ नहीं करना है, वेक्टर के आप कोफिशिएंट लिख दीजिए, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हो तो कुछ ना करिए, डायरेक्शन रेशियोज को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, ठीक। और यहाँ से हमारा डायरेक्शन कोसाइंस निकल आता है, फाइन। तो वही वेक्टर दिया हो हमको, उसका रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, वन टू थ्री एंड 1,1,1। ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक वेक्टर मिलेगा मुझको, AB वेक्टर। मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस AB वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, इस AB वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, इस AB वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, कैसे निकलेगा। चलिए निकालते हैं जल्दी से। वेक्टर कैसे निकलेगा, सबट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - 1 0 I कैप प्लस 1 - 2 -1 J कैप प्लस 1 - 3 -2 K कैप, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबट्रैक्ट कर देना है, फाइन। क्या आया, -J कैप -2 K कैप। ये आपका वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप -2 लिखिए, -1 लिखिए, एक ही बात है, स्क्वायर करने पर से मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 1 5, तो √5, ठीक है। तो हमने रेशियो लिख लिया, ठीक है, वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दीजिए, 1 2 0 1 2। यहाँ पे 0 क्यों, क्योंकि ith कंपोनेंट में कोई एंगल सबटेंड नहीं हो रहा। सेकेंडली कोसाइन कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, आपने डायरेक्शन रेशियो लिख लिया है, 0 1 2 -1 -2 सॉरी, उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। मॉडुलस क्या था, √5, खत्म, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर, वेक्टर का मॉडुलस कैसे लिखते हैं, सब समझ आ गया हमको, किसी वेक्टर बारे में सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा बेकार से क्यूब बना है। किन्हीं भी दो वर्टिकली अपोजिट वर्टेक्स, किन्हीं भी दो वर्टिकली अपोजिट वर्टेक्स आप चूज कर लीजिए। इसमें ये ओरिजिन है और ये मेरा A है, ठीक है। X Y and Z। आपको OA वेक्टर का डिफाइन करना है, इसको OA वेक्टर को डिफाइन करना है। दूसरा OA वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये दोनों पार्ट करिए, फिर हम इसके वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करिएगा। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए OA वेक्टर कैसे लिखेंगे, O क्या है मेरा ओरिजिन 0,0,0, A क्या है, अब देखिए ये क्योंकि क्यूब है
मैं इसकी हर साइड को 1 मान लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, मैं 1 ले लेता हूँ इसकी सारी साइड्स को। तो ए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,1,1, ठीक है। ओरिजिन के ठीक ऑपोजिट में जो वर्टेक्स में हमको मिलेगा 1,1,1 मिलेगा। अगर मेरे पास एक कमरा है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस है इसकी, तो एक्स वाई जेड 1,1,1 ये मेरा ओरिजिन के ठीक डायरेक्टली ऑपोजिट वर्टेक्स मिल गया मुझको, ठीक है। इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, ये मेरा वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर, जो कि हो जाएगा इसी के कोऑर्डिनेट्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। क्योंकि मुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वेक्टर लिखना था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने बस इसके कोऑर्डिनेट्स देखे, मैंने आई जे के लगा दिया, सिंपल, ठीक है। ये आ गया मेरा ओ ए वेक्टर, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझको, कुछ नहीं, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम √3 होना ही था। हमको पता है कि किसी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √3a होता है, √3 a की वैल्यू 1 थी, फाइन। अच्छा क्वेश्चन ये है कि क्यूब के ऑपोजिट डायगोनल्स क्या होंगे। जैसे मुझे अगर ये डायगोनल निकालना हो, ये वाला BC, ये डायगोनल कैसे निकलेगा देखते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही है। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा वर्टेक्स ए है, ये मेरा वर्टेक्स बी है और ये मेरा वर्टेक्स सी है। मैंने ओ ए वेक्टर निकाल के दिखा दिया, आपको ओ सी वेक्टर निकालना है, टेंशन कोसाइंस भी निकालने हैं इसके, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, फाइन। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग प्लेन्स चैप्टर को और आगे चलेंगे और इसके फर्दर इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म इसको पढ़ेंगे, ठीक है।